हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। हमने पहले दूसरे पार्ट अमल क्षारक और लवण में अपन पहले पार्ट में है ना, भाग नंबर 1 में बात कर चुके हैं कि अमल के गुण, अमल की परिभाषा, क्षार के गुण, क्षार की परिभाषा। आज अपन बात करेंगे इसमें आगे टॉपिक में कि अम्ल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो अपन बात करते हैं क्या अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है। अम्ल, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? धातु ऑक्साइड के साथ करवाएंगे। किसके साथ है? ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। और साथ में क्या निकलेगा? जल निकलेगा। क्या निकलेगा? जल निकलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, किसकी बात करें? एग्जाम्पलों की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड। एग्जाम्पल में अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं Zn जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? हमारे पास एक लवण बनेगा जिसे का नाम होगा जिंक सल्फेट। क्या होगा? जिंक सल्फेट। और क्या निकलेगा? जल निकलेगा, H2O निकलेगा। इसी प्रकार अपन बात करें कि एग्जाम्पल नंबर 2 की कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणुओं के साथ तो क्या बनता है? साधारण नमक बनता है, NaCl बनता है। और क्या निकलता है? हमारा जल निकलता है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3 की अपन बात करें, आप कह सकते हो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है, H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? हमारा आप कहोगे कॉपर ऑक्साइड बने, कॉपर सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा। और निकलेगा क्या? जल का एक अणु। ठीक है, अपन बात कर रहे थे अम्ल क्षारक और लवण में अम्ल की अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे हम कि अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार से क्रिया करता है। तो अपन बात कर रहे थे अम्ल, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा? धातु ऑक्साइड, यानी कि धातु के साथ ऑक्सीजन का अणु होगा तो क्या बनेगा? हमारे पास लवण बनेगा। और क्या बनेगा? जल बनेगा। तो हमने बात की अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई, लवण और जल बना। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? जिंक ऑक्साइड। क्या? जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई जा रही है किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। और क्या निकलेगा? जल निकलेगा। इसी प्रकार सोडियम ऑक्साइड, क्या सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणुओं के साथ तो NaCl के 2 अणु बनते हैं। और क्या निकलता है? जल निकलता है। इसी प्रकार आप कह सकते हो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है H2SO4 के साथ तो क्या बनता है? कॉपर सल्फेट बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है। और क्या निकलता है? जल निकलता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? तो हमें उत्तर देना होता है लवण और जल, और 2 उदाहरण देने होते हैं। चलो आगे बात करते हैं, नोट कीजिए इतने को। चलो आगे बात करते हैं अपन कि अम्ल की अभिक्रिया, किसकी है अभिक्रिया? अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या अपन कह सकते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाने पर क्या बनता है? लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जल निकलेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा? इस प्रकार से लिखेंगे कि अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी किसके साथ? धातु कार्बोनेट, या मैं कह सकता हूं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लूंगा। क्या लूंगा? कार्बोनेट लेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है?
एक बनेगा लवण, एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक निकलेगा जल का अणु। यानी कि अपन बात करें कि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट हो जाए या इसकी जगह अपन क्या लें, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, तो क्या बनता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात लेके करूं, एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक परबल अम्ल होता है और मैंने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करवाई, क्रिया ली। हमने किसके साथ क्रिया करवाई, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ क्या करवाई, अभिक्रिया करवाई। तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट, और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा, जल निकलेगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं मैं, कितने की, 2 की, क्या लिया, 2 अणु लिए HCl के अम्ल होता है, क्या होता है, परबल अम्ल होता है, और इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई किसके साथ, K2 CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करवाई। तो मेरे को प्राप्त हुआ या हमें प्राप्त हुआ पोटेशियम क्लोराइड KCl, और क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और क्या निकला, जल निकला। तो हम बात कर रहे थे अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे थे किसके साथ, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, और क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। दोस्तों किस प्रकार से लिखेंगे उत्तर में, अम्ल की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो अपन कह सकते हैं लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अपन बात करें तो उदाहरण में ये हमारा एक परबल अम्ल होता है, इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई। तो क्या प्राप्त हुआ, सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकला। इसी प्रकार हमने क्या लिए, हमने लिए क्लोराइड है ना, हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि HCl के 2 अणु, उनकी अभिक्रिया कराई हमने पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। तो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और क्या निकला, जल निकला। चलो अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नोट कीजिए। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन किसकी, टॉपिक हमारा क्या, उदासीकरण अभिक्रिया, या अपन इसी को ऐसे भी कह सकते हैं अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है। तो क्या बनता है, तो अपन बात करते हैं जब परबल अम्ल के अभिक्रिया परबल क्षार के साथ करवाई जाती है तो उदासी लवण, जिसका पीएच मान की बात करें तो कितना होगा, 7 होगा। उदासी लवण का मतलब क्या होता है, जिसका पीएच मान, अभी आगे पढ़ेंगे पीएच होता क्या है, ठीक है। पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और क्या निकलेगा, वह जल प्राप्त होगा, वह जल प्राप्त होता है, इसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल में हमने लिया एक परबल अम्ल है H2SO4, इसकी अभिक्रिया करवाई हमने, 2 अणु लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके लिए 2 अणु, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु लिए, और इसकी हमने क्या करवाई, अभिक्रिया करवाई। तो क्या बना, सोडियम सल्फेट बना, क्या बना, एक लवण बना, उदासीन सोडियम सल्फेट, और कितने निकले, 2 जल के अणु निकले। इसी प्रकार अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक परबल अम्ल होता है, और एक हमने क्या लिया KOH
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होता है एक प्रबल क्षार होता है। जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, KCl बनता है और क्या निकलता है, जल का एक अणु निकलता है। बात करते हैं किसकी, उदासीकरण अभिक्रिया, जिसमें अपन क्या करते हैं, एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया एक प्रबल क्षार के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, उदासीन लवण बनता है और क्या बनता है, जल प्राप्त होता है। मेन चीज याद रखनी है कि जब उदासीकरण अभिक्रिया में अपन अम्ल और क्षार की बात करें तो प्रबल अम्ल होना चाहिए, प्रबल क्षार होना चाहिए। जब दोनों की अभिक्रिया करवाए, जब अपन दोनों की अभिक्रिया करवाए तो क्या बनता है, एक उदासीन लवण बनता है जिसका pH मान कितना रहेगा, हमारा 7 रहेगा। कितना रहेगा, 7 रहेगा और क्या निकलेगा, जल निकलेगा। उदाहरण में अपन बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाता है तो सोडियम सल्फेट बनेगा, एक क्या होता है, उदासीन लवण होता है जिसका pH मान कितना होगा, 7 होगा और जल के 2 अणु निकलेंगे। इसी प्रकार अपन बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड एक उदासीन लवण प्राप्त होता है और क्या निकलता है, जल निकलता है। चलो दोस्तों नोट करो, आगे बात करते हैं अपन। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन स्केल के, कौन सा स्केल, पीएच स्केल। तो पहले हमें क्या होना चाहिए, पीएच स्केल का नाम पता होना चाहिए कि पीएच स्केल का पूरा नाम, का पूरा नाम, पीएच स्केल का पूरा नाम होता है। देखो P का मतलब शक्ति होता है, H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कि इसका मतलब होगा H का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, P का मतलब शक्ति। तो पूरा नाम यही से बन जाएगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता शक्ति, पूरा नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता शक्ति। अब पीएच स्केल कहते किसे हैं, परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा लिखोगे, परिभाषा किसी, परिभाषा लिखोगे किसी विलयन के किसी विलयन के अम्लीय व क्षारीय प्रकृति जांच करने के लिए, प्रकृति को जांच करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल का पूरा नाम पूछा जाता है, क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता शक्ति। P का मतलब शक्ति, H का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता शक्ति। फिर बात करें इसकी परिभाषा की कि कोई विलयन है जिसके क्या करते हैं, अम्ल और क्षारीय प्रकृति को जांच करने के लिए क्या करते हैं, एक स्केल विकसित किया गया जिसे कहते हैं पीएच स्केल। किस प्रकार से होता है, देखो इसकी थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए। अपन बात कर लेते हैं पीएच स्केल की कुछ पॉइंटों की। क्या बनता है, इस प्रकार से पीएच स्केल बना हुआ है। ठीक है, फिर यहां से देखो एक क्या होता है, पॉइंट की, तो पॉइंट एक लाइन होती है हमारे ऐसे, यहां पर 0 लिखा होता है और इसके मध्य में क्या लिखा होता है, हमारे पास 7 और यहां पर होता है 14। ठीक है, इस साइड होता है प्लस और इस साइड क्या होता है, OH माइनस भरा होता है, द्रव्य भरा होता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे देखो 7 से 0 की ओर जाएगा, कि 7 से 0 की ओर जाएगा तो कौन सी प्रकृति बढ़ेगी, अम्लीय।
कौन सी प्रकृति बढ़ेगी? अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। ठीक है, और 7 से 14 की ओर जाएगा तो कौन सी प्रकृति बढ़ेगी? हमारी क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। और 7 पर क्या रहेगा? विलीन उदासीन रहेगा। क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। तो थ्योरी पूछ ले कि पीएच स्केल किससे कहते हैं, इसके अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को कैसे जांच करेंगे? तो अपन थ्योरी इसी से लिखेंगे। जब देखो परिभाषा लिखेंगे, पहले परिभाषा लिखने के बाद थ्योरी लिखोगे इस स्केल की, कि जब पीएच स्केल में 7 से पीएच स्केल, जब पीएच स्केल का मान 7 से 0 की ओर, किससे 7 से 0 की ओर बढ़ता है तो कौन सी प्रकृति बढ़ती है? अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। और यदि 7 से 14 की ओर पीएच स्केल का मान बढ़ता है तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। और 7 पर पीएच मान 7 हो तो लवण कैसा होगा? उदासीन होगा। यदि 0 से 7 की तरफ है ना, 7 से 0 की ओर प्रकृति बढ़ी पीएच की, तो अपन कहेंगे H+ आयन बढ़ेगा। कौन सा आयन बढ़ेगा? H+ आयन बढ़ेगा। यदि 7 से 14 की ओर पीएच का मान बढ़ा तो OH- की क्या बढ़ेगी? प्रकृति बढ़ेगी। हाइड्रोजन आयन की क्या बढ़ेगी? प्रकृति बढ़ेगी। हाइड्रोनियम आयन की क्या बढ़ेगी? प्रकृति बढ़ेगी। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नोट करो इसे। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं कुछ प्राकृतिक स्रोत। क्या करते हैं बात? कुछ प्राकृतिक स्रोतों की अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। कुछ प्राकृतिक स्रोत और उनसे प्राप्त होने वाले अम्ल। जैसे अपन बात करें सिरका, प्राकृतिक स्रोत इस साइड लिखेंगे, अम्ल इस साइड लिखे हुए हैं कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल होता है। संतरे में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में या खट्टे दूध में अपन कह सकते हैं लैक्टिक अम्ल होता है। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और नींबू में हमारा कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। और चिंटी का डंक है और नेप्थल का डंक होता है ना, उसमें कौन सा अम्ल होता है? अपन कह सकते हैं मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेना क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। नेप्थल का डंक ये भी क्या होता है? मेथनोइक अम्ल या अपन कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ये कुछ हमारे क्या थे? प्राकृतिक स्रोत और उससे प्राप्त होने वाले अम्ल। अब अपन नेक्स्ट में बात करेंगे किसके? कुछ पीएच मान की बात करेंगे। कुछ पदार्थों के पीएच मान की अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन कुछ पीएच मानों की बात करेंगे ना। कुछ अम्ल लिखे हुए और कुछ क्या लिखे हुए? क्षार लिखे हुए, इनके पीएच मानों की बात करेंगे। जैसे बात करें जठर रस, क्या होता है? एक अम्ल होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। जैसे अपन बात करें नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। जैसे बात करें अपने मुख का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। लेकिन ये याद रखना कि हमारे मुख में जो दांत है वो 5.5 से कम मान होते हैं, क्या होने लगता है? नष्ट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ऐसा पूछ ले कि हमारे मुख में दांत कब नष्ट होने लगते हैं, कितने पीएच मान पर कम होने लगते हैं या नष्ट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं? तो अपन बात करेंगे कितने की? कि 5.5 पीएच मान से कम होते हैं हमारे मुख के दांत क्या होने लग जाएंगे? नष्ट होने लग जाएंगे। लेकिन मुख का पीएच मान कितना होना चाहिए? सामान्यतः हमारा सामान्यतः 6.5 होना चाहिए। फिर बात करते हैं कुछ क्षार में बात करें रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अपन कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसे क्या कह सकते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या कह सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है, एक क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। ठीक है ना, एक बार फिर देख लो। जठरस का पीएच मान 1.2, नींबू का पीएच मान 2.2, मुख का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6.5 होना चाहिए। सामान्यतः 5.5 से कम होने पर क्या होने लगते हैं? हमारे दांत टूटने लगते हैं। क्या टूटने लगते हैं? दांत नष्ट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। 5.5 से कम पीएच मान होते हैं। कुछ क्षार लिखे, इनके पीएच की बात कर ले। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। ओके दोस्तों, आज के लिए आपका इतना ही। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो और आपको अच्छे से समझ में आए तो कमेंट करना
और यदि समझ में नहीं है तो कमेंट में बताना ताकि कल वापस रिवीजन करवा दिया जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।